हाय, मेरा नाम नीलम मिश्रा है। मैं गंगाराम अस्पताल में कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी डिप्रेशन और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। हमारे समाज में बहुत कॉमनली डिप्रेशन का नाम इस्तेमाल किया जाता है। हर एक मानसिक डिसऑर्डर को डिप्रेशन की तरह या डिप्रेशन का ही नाम दिया जाता है। आप बहुत कॉमनली सुनेंगे, अगर किसी के व्यवहार में कोई भी परेशानी है तो आप यही सुनते हैं कि उन्हें डिप्रेशन है या उनको डिप्रेशन जैसा कुछ है। देखिए, डिप्रेशन अपने आप में एक अलग डिसऑर्डर है जिसमें एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से या कहें 2 से 3 हफ्ते लगातार उदासी महसूस करता है। उससे कुछ करने का मन नहीं करता, लेथार्जिक रहता है और डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, डिप्रेशन का जो प्रेवलेंस रेट है इंडिया में जो अभी तक है, हम मानते हैं कुछ 7 to 8% पॉपुलेशन हमारी डिप्रेशन से जूझ रही है। रिपोर्ट सिर्फ 1 से 2% ही होते हैं। कुछ सवाल हैं जो बहुत कॉमनली हमें यहाँ सुनाई देते हैं और हमारे पेशेंट्स भी हमसे पूछते हैं कि क्या डिप्रेशन की वजह से कोई मर सकता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा होता है कि आप लंबे समय से किसी चीज़ से जूझ रहे हो और कोई उसे पहचान ना पा रहा हो। जूझने का मतलब है कि उठने का मन ना करना, नहाने का मन ना करना, काम पर जाने का मन ना करना, ज़रूरी कामों को भी टाल देना, अपने डिसीजंस ठीक से ना ले पाना, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम हैं। और अगर कोई लंबे समय तक इस सिम्टम से डील करता रहेगा तो एक समय पर उसको लगेगा ही कि ये सब ख़त्म हो जाए और मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ किसी भी तरीके से। वह खुद को मार भी सकता है। डिप्रेशन के कारण से कई सारी शारीरिक बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक और मल्टीपल अदर चीज़ें भी, जैसे कि एक व्यक्ति एल्कोहलिक हो सकता है, उसका लिवर ख़राब हो सकता है डिप्रेशन की वजह से। तो डिप्रेशन आपको बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। देखिए, डिप्रेशन के 3 प्रकार हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड डिप्रेशन है जिसमें व्यक्ति अपना डे टू डे का काम पूरा कर पाता है, लेकिन उसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, उस काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मन नहीं लगता, उदासी रहती है, घबराहट, बेचैनी रहती है। दूसरा स्टेज है मॉडरेट डिप्रेशन का। मॉडरेट डिप्रेशन में एक व्यक्ति को बहुत तकलीफ़ के साथ साथ बिल्कुल उठने की इच्छा ही नहीं होती है। वह पूरे दिन लेटा रहना चाहता है या सोते रहना चाहता है, या उसको नींद ही नहीं आएगी, वो बेचैन रहेगा, घबराहट, बेचैनी रहेगी। माइल्ड डिप्रेशन में व्यक्ति फिर अपने काम पूरे कर लेता है, पर मॉडरेट डिप्रेशन में व्यक्ति अपने काम भी पूरे नहीं कर पाता, डिसीजन नहीं ले पाता, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। आप कई बार देखते होंगे किसी का बिजनेस चलते चलते बंद हो गया, उन्होंने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। ये सब डिप्रेशन के कारण है। मेरे पास एक सवाल आता है बार बार कि किन किन कारणों से डिप्रेशन होता है। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है हर बार डिप्रेशन होने का कोई कारण ही हो। कई बार हम बहुत ऑर्गेनिक डिप्रेशन भी देखते हैं, जैसे कि लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, और सडनली एक व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगे कि वो बहुत परेशान है, बिना कारण से उदास है, उसे घबराहट है, बेचैनी है, काम ना करने का मन करना। ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। बहुत पेशेंट्स आकर हमसे पूछते भी हैं कि मेरे पास तो कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पैसे की तंगी नहीं है, मेरे घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, फिर मुझे ऐसा क्यों हो गया। मैं कोट तो नहीं करना चाहती हूँ, पर एक एग्जाम्पल है जैसे कि कपिल शर्मा या दीपिका पादुकोण। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी नॉर्मल सोसाइटी में हमें और अवेयर करते हैं इन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की तरफ, जिन लोगों ने आगे बढ़कर बताया कि हमें इस तरह की कुछ मानसिक दिक्कतें रही हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स रहे हों जो उन्होंने नहीं बताया, पर हाँ, ऑर्गेनिक डिप्रेशंस भी हम बहुत कॉमनली देखते हैं। अगर मैं वजहों की बात करूं तो कुछ लोगों में किसी जगह से दूर हो जाना, किसी व्यक्ति से दूर हो जाना, कोई पैसे की तंगी या कोई और किसी तरह की परेशानी जैसे कि किसी लॉस का हो जाना भी कई बार डिप्रेशन एग्रीविएट कर देता है। और जब सिचुएशन व्यक्ति के हाथ से बाहर निकल जाती है तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत लंबे समय के लिए परेशान रहते हैं, जो कि धीरे धीरे एक डिसऑर्डर फॉर्म कर देती है, जिसमें से एक डिप्रेशन भी है। इसके बाद एक कैटेगरी आती है सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन में एक व्यक्ति उस स्टेज पर चला जाता है कि ना तो वो अपने डिसीजन ले पा रहा है, ना ही अपने बारे में किसी को कुछ बता पा रहा है, बेड से नहीं उठ पा रहा है और लगातार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।
नुकसान पहुंचाना ज़रूरी नहीं है शारीरिक हो, मानसिक नुकसान, काम ना कर पाना, फैमिली के साथ कोऑपरेट ना कर पाना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, और एक लेवल के बाद जब चीज़ें उनके बस से बाहर हो जाती हैं तो वो खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। देखिए, कई बार पेशेंट इस चीज़ को हमें आकर बहुत बार बोलते हैं कि क्या कोई पेशेंट समाज और ज़िंदगी की चीज़ों से भी परेशान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और कई बार परेशानी ऐसी होती है जिनका हल उनके पास नहीं होता, या कई बार डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता, वो रियल लाइफ की परेशानियां हैं। लेकिन हर चीज़ जिसका हल नहीं है को लेकर ज़रूरी नहीं है कि हम उसे लाइलाज बीमारी बता दें। चीज़ों के इलाज हैं, और समाज से और अपनी सिचुएशन से तंग होना ये तो एक बहुत लाजमी चीज़ है। अगर एक व्यक्ति कोई जी रहा है तो कंटिन्यूसली उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां तो आती रहती हैं। डिप्रेशन तब माना जाता है जब वो उन परेशानियों से डील ना कर पाए, उनसे बाहर ना निकल पाए, या उन परेशानियों को अपना सबसे बड़ी परेशानी कंसीडर कर ले, और इस कंसीडरेशन में वो कभी भी इस तकलीफ़ से अपना सामने ही ना आ पाए और अपने आप ही जूझता रहे। धीरे धीरे जूझने की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है, और यही समय है जब डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसी मल्टीपल तरीके के डिसऑर्डर्स आपके ब्रेन में या बॉडी में फॉर्म हो जाते हैं। बिल्कुल, हम एक सवाल बड़ा कॉमनली सुनते भी हैं, समझते भी हैं कि क्या कोई पेशेंट ऐसा भी काम कर सकता है जो कि उसको पता ही ना हो उसने कर दिया है? बहुत बार ऐसा होता है। आप कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम ये चीज़ आकर सुनते हैं कि मैम या सर, मुझे अपने आप से डर लगने लग गया है, मुझे नहीं पता मैं कब खुद को नुकसान पहुंचा दूं। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जब आप अपने काबू से बाहर हो जाते हो, और ये मेंटल डिप्रेशन कॉज करने लगता है, एक मेंटल स्ट्रेस कॉज करने लगता है। जब आप चारों तरफ घूम रहे होते हैं और आपकी परेशानियों का आपको कोई हल नज़र नहीं आता, तो एक हल आपको नज़र आता है कि खुद को ख़त्म कर लें, और ये एक ऐसा हल है जिससे आपको ऐसा लगता है या पेशेंट को ऐसा लगता है कि किसी से उसको कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी, जबकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस व्यक्ति को होती है जो ऐसा कोई एक स्टेप लेने जा रहा है। ऐसे जाने अनजाने में बहुत लोग दिन प्रतिदिन, डे टू डे में रेगुलरली हम देखते हैं, ऑफिसेज में लोग ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, ऑफिस के स्ट्रेस से, मैरिटल लाइफ के स्ट्रेस से। बहुत अनफॉर्चुनेटली अब हम ये चीज़ें बच्चों में भी देखने लगे हैं। छोटे बच्चे जिन्हें स्ट्रेस का ठीक से मतलब भी नहीं पता, कि स्कूल के मार्क्स से परेशान होकर या स्कूल में अपनी परफॉर्मेंस से परेशान होकर भी ऐसे स्टेप ले लेते हैं और ख़ुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, जिसका उनको शायद पता भी नहीं होता कि आउटकम क्या होगा। एक और सवाल बड़ा कॉमनली मेरे पास आता है, और आज इस क्वेश्चनर में भी है, कि क्या कोई पेशेंट ऐसा बर्ताव कर सकता है जिसमें एक पल में बेवकूफ़ और दूसरे पल में समझदार हो जाए? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक आदमी जिसकी सबसे प्रेशियस चीज़ उससे खो गई हो, जैसे कि किसी का बच्चा खो गया हो उससे, आप समझेंगे उस माँ की या पिता की हालत को कि एक समय में वो बिल्कुल अपना आपा खो देते हैं, बहुत रोने लगते हैं, भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाते हैं, या अगर अपहरण हो गया है तो वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपने बेस्ट कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी बड़ी बीमारी के केस में, कैंसर के केस में, माँ बाप को पता होता है, उनसे रेगुलर डिस्कशंस हो रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि अब हमारे बच्चे के साथ क्या होने वाला है, पर कितने ही पल वो जाकर गिड़गिड़ाते हैं डॉक्टर्स के सामने, भगवान के सामने, कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, या कोई ऐसा कोई नया ट्रीटमेंट मिल जाए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। देखिए ना, इसमें उनकी कितनी समझदारी है, लेकिन एक ना समझने की भी कितनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है कि वो बीमारी को जानते हुए भी शायद उसको समझना चाहते ही नहीं हैं, या चाहते हुए भी वो बार बार उस चीज़ के फैक्ट को, उसके डीपनेस को समझ ही नहीं पा रहे कि डिसऑर्डर कितना ज़्यादा इस बच्चे को अफेक्ट कर चुका है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब आपका किसी से ब्रेकअप होता है, या आप किसी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ पल तो आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन कुछ पल आप ऐसे परेशान हो जाते हैं और नासमझों की तरह व्यवहार करने लगते हैं कि एक बैलेंस ही खो जाता है आपके व्यक्तित्व का दोनों तरफ से। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर तकलीफ़ पहुंचाई है तो वो उससे माफ़ी मांगने आए, या उसने जो भी किया है उसे ठीक करने की कोशिश करे तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं? देखिए, हर बार ही ऐसा होता है। जिस भी व्यक्ति ने या किसी इंसान ने, मैं पेशेंट नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ पर,
गलती की है और उसको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, वो हर बार हर केस में अपनी गलती को सुलझाने वापस आता है। वो उस व्यक्ति के लिए हर वो चीज़ करता है जिससे उसका गुस्सा या उसकी एंजाइटी या उसका डिस्गस्ट कम हो जाए। पर जिसको घाव पहुंचा है और वो गहरा घाव है, उसको हील होने में बहुत समय लगता है। आपके एक बार दो बार माफ़ी मांग लेने से वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि किसी बच्चे का बचपन ख़त्म हो गया आपकी गलतियों की वजह से, और आपका आज उससे, जब वो 25, 26, 27, 28 साल का है, उससे माफ़ी मांगना बेईमानी है, क्योंकि अब वो आपकी माफ़ी का कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी लाइफ के वो गोल्डन ईयर्स ख़त्म हो चुके हैं। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ चीज़ें फिर भी कर ले, कि वो अपने मन को समझा ले कि कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं या मेरी बहन है या मेरी माँ है या मेरे दोस्त हैं। पर जो घाव आप उसे दे चुके हैं वो घाव वहाँ है, और वो उन घाव से लगातार अपनी लर्निंग्स लेता रहेगा कि उसको ये गलती दोबारा नहीं करनी है। उसको पूरी तरीके से जो गलतियाँ हो चुकी हैं और जिसके कारण से आज वो इस हालत में है, वो गलतियाँ दोबारा वो बिल्कुल नहीं दोहराना चाहेगा। चाहने को अपना गुस्सा कम करने के लिए आप चाहें माफ़ी मांग सकते हैं, और आप कितनी माफ़ी मांग सकते हैं, पर अब ये उस व्यक्ति, उस पेशेंट या उस इंसान के हाथ में ये चीज़ है कि वो आपको कितना माफ़ करता है और आपकी गलतियों को कितना एक्सेप्ट कर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। बहुत बार हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि मैम ऐसा कैसे हो जाता है कि अपने होशो हवास में इंसान ने अपनी जान ले ली, या अपने होशो हवास में उसने अपने आप को मार डाला। देखिए, परेशानी हर किसी के लिए अलग है। मैं छोटे बच्चे से शुरू करती हूँ। एक छोटे बच्चे के लिए ये कितनी बड़ी परेशानी है कि उसके स्कूल में दोस्त नहीं है, ये आप समझ भी नहीं सकते। उसके लिए उसके स्कूल में 2 फ्रेंड्स या 4 फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट्स का उससे बात करना उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आप कई बार समझ ही नहीं पाएंगे, वो आके आपको कहेगा मम्मा पापा, या अपने फ्रेंड्स को बोलेगा कि मेरे स्कूल में दोस्त नहीं है। सुनने के लिए आपके लिए छोटी बात है, पर आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचिए ना, कितनी बड़ी बात है उसके लिए कि उसके स्कूल में दोस्ती नहीं है। मैं मिडिल एज में आती हूँ। 14 से 15 साल में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो एक ग्रुप यूनिटी की बहुत उन्हें ज़रूरत होती है उस वक्त पे, कि उनके दोस्तों के साथ वो बाहर जाएं, घूमें फिरें, खाए पिए। बट पेरेंट्स उस टाइम पर सिक्योरिटी पर्पस से रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि तुम बड़े हो जाओ तब चले जाना, या बिगड़ जाओगे। उस बात पर उसके दोस्त उसको टीज करते हैं। आप समझिए, वो एज है जब वो रोल कॉन्फ्लिक्ट के मूड में है, जहाँ पर मैं बड़ा हुआ हूँ या बड़ा नहीं हुआ हूँ के बीच में ही वो जूझ रहे हैं। कई बार एज अ पेरेंट आप उन्हें कह देते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, ये काम तुम मत करो, और कई बार आप उन्हें कुछ कामों के लिए कह देते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, ये काम मत करो। तो उस रोल कॉन्फ्लिक्ट में कितना पीयर प्रेशर उनके ऊपर होता है आप समझ ही नहीं सकते हैं। पढ़ाई का प्रेशर है, कंपटीशन का प्रेशर है। बड़ों को लगता है कि तुम्हारे पास टेंशन ही क्या है, चिंता ही क्या है। उससे और ऊपर आते हैं, कॉलेज में जाने का प्रेशर होता है, बेस्ट कॉलेज मिल जाए। कई बार बच्चे एंट्रेंस में फेल हो जाते हैं और इसलिए अपनी जान ले लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं जो कि उनके कंट्रोल के बाहर था, क्योंकि सोसाइटी का इतना प्रेशर है बेस्ट कॉलेज लेने का, बेस्ट जगह परफॉर्म करने का। और ऊपर चलिए, जॉब में बहुत प्रेशर है, बी इट गवर्नमेंट और बी इट प्राइवेट, हर जगह कंपटीशन है। और ज़रूरी नहीं है हर कोई इस कंपटीशन को पॉजिटिवली ले। हम हर किसी को सेम लेवल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं अपने, नॉट इवन अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। आप उन्हें कंसीडर ही नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है कोई 15% स्ट्रेस में भी बिल्कुल रिएक्ट कर रहा है, और कोई हो सकता है 100% अंडर प्रेशर होके भी काम कर रहा है। जैसे कि सेल्स वालों की जॉब है जिसमें कितना प्रेशर है, रोज़ नए टारगेट्स हैं। सेम लेवल पे जब आप बड़े होने लगते तो फीमेल्स के साथ प्रेशर है, शादी करके नई फैमिली में जाना, एडजस्ट करना, लोग वहाँ कुछ भी कह देते हैं उसको सुनना, बेयर करना, आगे बढ़ना। नाउ रेवोल्यूशन हैज़ स्टार्टेड कमिंग, लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बट इन जनरल जहाँ पर आप जनरल जेनरसिटी में देख रहे हैं, लोगों के पास स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इशूज़। अब इस इशू को वो जाकर जब अपने पेरेंट्स को या किसी बड़े लोग को, जो कि जनरल पोजीशन में किया जाता है, बताते हैं तो सब उन्हें कहते हैं अरे ये तो छोटी सी बात है, छोड़ो, ये तो हर घर में होता है।
आपने तो ये कह दिया ये हर घर में होता है, पर ये उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है, रोज़ उसी स्ट्रगल में रहना, जीना। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब लोगों के मन में लॉन्ग टर्म बस जाती हैं तो एक बार एक समाधान आता है सबके पास कि क्यों ना खुद को ख़त्म कर लिया जाए। ख़त्म कर लिया तो किसी से लड़ना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। और अगर सब कुछ शांत हो गया तो बस फिर तो सब आसानी है ना, तो क्यों ही लड़ना है। और बिल्कुल होशो हवास में लोग अपनी जान ले लेते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकली देखा गया है। अब जान लेने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करता है, बहुत दिनों से चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं और एक दिन प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ मिनटों का लिया हुआ डायरेक्शन होता है और एक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा लेता है।